नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन की कॉमन सभा के संगठन और उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन, जिसको कि हम सामान्यतः इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और यदि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन सबको सामूहिक रूप से यदि जिस नाम से पुकारा जाता है वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो संसद है वो इसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के लिए ही बनी हुई है, और इस संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स या कॉमन सभा ब्रिटेन का प्रथम सदन है संसद का, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। हम देख सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का यह जो सदन है, यह सदन किस प्रकार से आहूत किया हुआ है। बीच में यहाँ पे अध्यक्ष का स्थान है, और अध्यक्ष महोदय के दोनों तरफ सत्तापक्ष और विरोधी दल के सदस्यगण बैठे हुए हैं। ये चित्र संसद की, हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही को दर्शाने वाला चित्र है। जिस भाषा में वहाँ पर कॉमन्स के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, द ऑनरेबल द कॉमन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इन पार्लियामेंट। वर्तमान में ब्रिटेन में 58वीं कॉमन सभा कार्य कर रही है, जिसका कार्यकाल 2019 में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन की संसद की जहाँ तक बात है, तो मुख्यतः ब्रिटेन की कॉमन सभा को ही व्यवहार में ब्रिटेन की संसद समझा जाना चाहिए। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स पढ़ते हुए यह देखा था कि यद्यपि लॉर्ड सभा प्राचीन काल में अत्यंत गौरव और अत्यंत महत्व का सदन था, उसकी शक्तियाँ अत्यंत महान थी, किंतु वर्तमान में ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है कॉमन सभा के द्वारा, और आज जिसे ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता कहते हैं, वास्तव में वह कॉमन सभा की ही संप्रभुता है। जिसे आज यह कहते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, वास्तव में यह उत्तरदायित्व कॉमन सभा के प्रति ही है। और जिसे ये कहा जाता है कि कोई मंत्री जब संसद से परामर्श लेता है तो वस्तुतः वह परामर्श कॉमन सभा का परामर्श ही होता है, और जब राजा संसद को विघटित करता है तो वह वास्तव में कॉमन सभा को ही विघटित करता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ब्रिटेन में संसद का पर्याय कॉमन सभा बन गई है, और लॉर्ड सभा केवल एक नाम मात्र का सदन मात्र बन करके रह गया है। ब्रिटेन की संसद के 3 घटक हैं, सम्राट, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। इनमें से सम्राट की शक्तियों का जो संकुचन है वो ब्रिटेन की संसद ने पहले ही कर दिया था, और सम्राट अब वहाँ पर एक रबर की मुहर या हस्ताक्षर करने वाली संस्था से अधिक नहीं है। दूसरी तरफ लॉर्ड सभा भी एक बिना शक्तियों वाला केवल गरिमा और नाम का सदन रह गया है। इसलिए संसद के महत्व, संसद की गरिमा और संसद की संप्रभुता को यदि प्रयोग में लाया जाता है तो वो कॉमन सभा के द्वारा ही लाया जाता है। वर्तमान की यदि संसद की थोड़ी सी चर्चा यदि करें तो वर्तमान में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन है, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता हैं बोरिस जॉनसन, वो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की वर्तमान कॉमन सभा के जो स्पीकर हैं या कॉमन सभा के जो अध्यक्ष हैं वो सर लिंडसे होयली हैं, और वो भी 2019 नवंबर 2019 से वो लिंडसे होयली
ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन में कॉमन सभा की जो सदस्य संख्या होती है वह अधिकतम 650 होती है। 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया था, तब से ये सदस्य संख्या 650 है। उससे पूर्व 630 यह सदस्य संख्या निर्धारित थी। कॉमन सभा का एक सदस्य ब्रिटेन की जनसंख्या में से लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह सीट स्ट्रक्चर का यदि अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि वर्तमान कॉमन सभा में कंजर्वेटिव पार्टी के 364 सदस्य जिन्हें की बहुमत प्राप्त है वो अभी सरकार में या सत्ता पक्ष में है, और लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेबर पार्टी 200 सदस्यों के साथ विरोधी दल की स्थिति को प्राप्त किए हुए है। इसके अलावा अन्य छोटे दल हैं और उन दलों ने भी अपना प्रतिनिधित्व ब्रिटेन की संसद में या ब्रिटेन की कॉमन सभा में प्राप्त किया है। ब्रिटेन की कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 5 वर्ष है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात ब्रिटेन की कॉमन सभा के लिए आम चुनाव होते हैं। इन आम चुनावों में 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष की उम्र प्राप्त प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार है, और प्रत्येक 18 वर्ष का वयस्क स्त्री या पुरुष न केवल मतदाता होता है वरन कॉमन सभा का सदस्य बनने के का भी अधिकारी हो सकता है। यदि सदस्यता की योग्यताओं की यदि चर्चा करें कि कॉमन सभा के लिए कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें पहला तो यही योग्यता है कि वह कम से कम 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति होना चाहिए और 18 वर्ष का इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। इसके अतिरिक्त लोकसभा का या कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ निर्योग्यताएं भी निर्धारित हैं। निर्योग्यताओं का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग कॉमन सभा के चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये ऐसे कौन लोग हैं? तो इनमें पहला है लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो कॉमन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। लॉर्ड सभा के किसी भी सदस्य को यदि कॉमन सभा की सदस्यता प्राप्त करनी है तो उसे पहले अपने पीयर की उपाधि का त्याग करना पड़ेगा, जिसके साथ ही उसकी लॉर्ड सभा की सदस्यता का अंत हो जाएगा और तत्पश्चात ही वह कॉमन सभा के सदस्य बनने के लिए नामांकन कर सकता है। विदेशियों को भी लोकसभा या कॉमन सभा का सदस्यता का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जो नाबालिग हैं और जो किसी भी सरकारी नौकरी में हैं और जो सरकार में किसी लाभ के पद पर है, जो पागल हैं, दिवालिया हैं, ऐसे सभी लोगों को भी कॉमन सभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। कार्यकाल हमने देख ही लिया है कि कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सम्राट को यह परामर्श दे सकता है कि 5 वर्ष पूर्व भी वो कॉमन सभा को भंग कर दे। और यदि ऐसा होता है, ये तब होता है जब विरोधी दल या कॉमन सभा जो है वो सत्ता पक्ष पर अपना विश्वास खो देती है और वो यदि सत्ता पक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो इसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री उस प्रस्ताव के आने से पहले ही उस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में सम्राट को परामर्श दे सकता है कि आप सदन को भंग कर दें। इस परामर्श को मानना राजा के लिए अनिवार्य है और यदि ऐसा होता है तो फिर से समय से पूर्व आम चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद यदि चाहे तो अपना कार्यकाल संकट की घड़ी में बढ़ा भी सकती है। ऐसा संसद ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के दौरान किया भी है। इस तरह कॉमन सभा का यद्यपि कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके जो चुनावों का जो तरीका है सदस्यों के चुनावों का, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका अर्थ यह होता है कि
एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे जितने उम्मीदवार, चाहे जितने लोग अपना नामांकन भर सकते हैं और उन लोगों में से जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे वही व्यक्ति विजयी माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से यदि 10 लोगों ने अपना पर्चा भरा है और यदि कुल जो मतदाता हैं उस क्षेत्र में यदि 100 हैं, तो जिसे सर्वाधिक मत मिले हैं, चाहे वो सर्वाधिक मतों की संख्या 50 से कम भी हो सकती है, किसी को सर्वाधिक 30 मत मिले हैं, तो वह 30 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजयी हो सकता है। इस प्रकार से ये बहुत ही सरल चुनाव प्रणाली है जिसमें कितने ही उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले हैं वो विजयी घोषित हो सकता है। ब्रिटेन की कॉमन सभा के लिए जो पिछला इलेक्शन हुआ है वो दिसंबर 2019 में हुआ और जो अगला इलेक्शन जो होगा 5 वर्ष पश्चात वो 2024 में होगा। ये हम चित्र देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटेन की कॉमन सभा किस तरह से समवेत होती है। कॉमन सभा का ये बहुत भव्य भवन है और यह वहाँ के वेस्टमिंस्टर नामक महल में स्थित है, जो कि वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है और इंग्लैंड की ये जो कॉमन सभा है वो इस स्थान पर समवेत होती है। सदन के अधिवेशन की जहाँ तक बात है, कॉमन सभा के अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होते हैं और ब्रिटेन में ये प्रथा है कि वर्ष में एक बार सदन का अधिवेशन बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। सदस्यों की जो गणपूर्ति है वो 40 सदस्य हैं, अर्थात कम से कम 40 सदस्यों के उपस्थित होने पर कॉमन सभा के अधिवेशन या कॉमन सभा का जो कार्यवाही है वो प्रारंभ की जा सकती है। कॉमन सभा के पदाधिकारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है कॉमन सभा का अध्यक्ष, या उसे स्पीकर भी कहा जाता है। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन सभा के अधिकार और शक्तियों की। कॉमन सभा की जो शक्तियां हैं उनमें पहली शक्ति है कानून निर्माण संबंधी उसके कार्य। कानून निर्माण का जो महत्वपूर्ण दायित्व है वो किसी भी देश में व्यवस्थापिका का होता है और ब्रिटेन में भी इस दायित्व का निर्वहन कॉमन सभा और लॉर्ड सभा मिलकर के करते हैं। किंतु व्यवहार में स्थिति ये है कि जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में से अधिकांश मंत्री 95% से भी अधिक मंत्री कॉमन सभा में से ही चुने जाते हैं। इसलिए मंत्री जिस सदन के होते हैं वे उसी सदन में अपने विधेयकों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकांश कानून के जो प्रस्ताव हैं या जो विधेयक हैं वो सबसे पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो विधेयक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक। सामान्य विधेयकों के संबंध में स्थिति ये है कि वो यद्यपि पहले किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में अधिकांश विधेयक पहले कॉमन सभा में ही रखे जाते हैं, क्योंकि सरकार के अधिकांश मंत्री कॉमन सभा के ही सदस्य होते हैं। कॉमन सभा से पास होने पर मतदान में यदि यह पास हो जाता है तो यह विधेयक लॉर्ड सभा में जाता है। लॉर्ड सभा के पास इस सामान्य विधेयक के बारे में केवल 1 वर्ष की विलंबनकारी शक्ति है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि 1 वर्ष तक लॉर्ड सभा उस विधेयक पर अपना कोई परामर्श देती है, उसमें यदि संशोधन का यदि प्रस्ताव देती है और वो फिर से कॉमन सभा के पास चला जाता है और कॉमन सभा यदि उस संशोधन पर विचार किए बिना या विचार करके फिर भी उसी मूल रूप में ही वापस भेज देती है, तो कॉमन सभा के पास केवल 1 वर्ष की देरी करने की शक्ति है। अर्थात 1 वर्ष के पश्चात यह मान लिया जाएगा कि कॉमन लॉर्ड सभा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि
सामान्य विधेयकों के क्षेत्र में कॉमन सभा के पास अधिक शक्तियां हैं और लॉर्ड सभा के पास केवल 1 वर्ष तक विलंबनकारी या देर लगाने की शक्ति मात्र है। इस तरह से कॉमन सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में एक उच्चतम सत्ता बनी हुई है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी जो शक्तियां हैं वो भी पूरी तरह से 100% कॉमन सभा की ही शक्तियां हैं, क्योंकि जो सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, वो कॉमन सभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और वे कॉमन सभा के ही सदस्य होते हैं। इसलिए जब संसद के अधिवेशन चलते हैं, उन अधिवेशनों में कॉमन सभा के जो विरोधी दल के जो सदस्य हैं वो सरकार से विभिन्न विषयों पर, उनके विभागों के बारे में, उनके खर्चों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लगातार प्रश्न और प्रतिप्रश्न पूछते हैं, उनसे उनके कार्यों का हिसाब मांगते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। उनकी इन आलोचनाओं का जवाब सरकार के मंत्रियों को देना पड़ता है और इस प्रकार से कॉमन सभा सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। यदि सरकार के ये मंत्री कॉमन सभा का विश्वास खो देते हैं तो इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी को मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। यह संसदीय जो उत्तरदायित्व है, यह जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह केवल कॉमन सभा के प्रति ही है, यद्यपि इसको कहा यही जाता है कि यह संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। कॉमन सभा के सदस्य जब प्रश्न पूछते हैं अधिवेशनों के दौरान तो अनेक प्रकार के उनके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। उनमें काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह समझा जाता है कि सरकार ने सदन में अपना विश्वास खो दिया है। इस तरह कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, कॉमन सभा उनका निर्वहन करती है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्त के क्षेत्र में भी कॉमन सभा के जो अधिकार हैं वो अत्यंत महान हैं। सबसे पहले कोई विधेयक वित्त विधेयक या नहीं है, इस बात का निर्णय कॉमन सभा का अध्यक्ष ही करता है। लॉर्ड सभा के पास इसके बारे में कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, किसी भी वित्त विधेयक को सम्राट की पूर्वानुमति से पहले कॉमन सभा में ही रखा जाएगा, उसे लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस तरह यहाँ भी कॉमन सभा महत्वपूर्ण स्थिति में है। और तीसरा यह है कि कोई भी वित्त विधेयक यदि कॉमन सभा के द्वारा पास हो जाता है, यदि स्वीकृत हो जाता है मतदान में, तब उसे लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है और लॉर्ड सभा के पास इस वित्त विधेयकों पर केवल 1 महीने की, केवल 1 माह की देर लगाने की शक्ति है। अर्थात लॉर्ड सभा किसी वित्तीय विधेयक पर चाहे अपनी स्वीकृति न भी दे तो भी वो 1 महीने के बाद लॉर्ड सभा से पारित हुआ मान लिया जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड सभा के पास वित्तीय क्षेत्र में केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। वास्तविक शक्तियों की जो अधिकारिणी है वो कॉमन सभा ही है। जो प्रतिवर्ष जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो कॉमन सभा में ही रखा जाता है और कॉमन सभा के सदस्य बजट पर विचार और चर्चा के दौरान सरकार से अत्यंत महत्वपूर्ण वाद विवाद करते हैं और सरकार के वित्त पर नियंत्रण स्थापित करने का भी बड़ा कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जो कॉमन सभा संपादित करती हैं। इनमें मुख्यतः राजनीतिक कार्य हैं। राजनीतिक कार्य वे होते हैं जिन्हें कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में वे संपादित करते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो प्रति 5 वर्ष पश्चात जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही सदन में चुन करके आते हैं। फिर 5 वर्ष तक निरंतर
वो जनता की राय जानने का प्रयास करते हैं, जनमत बनाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जन समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें सदन में रख करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से वो जब निरंतर लोगों के संपर्क में रहते हैं तो वे जन शिक्षण का कार्य भी करते हैं, जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। वे जनता की शिकायतों को सुनते हैं, जनता के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा देश का दर्पण है। देश वास्तव में कैसा है उसको जानने का महान कार्य कॉमन सभा के सदस्य ही अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के उसको पूरा करते हैं। इस तरह से यदि शक्तियों की बात की जाए तो कॉमन सभा की शक्तियाँ बहुत महान हैं और जिसे संसद की संप्रभुता कहते हैं वह वास्तव में कॉमन सभा की ही संप्रभुता है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली सदन हैं, कॉमन सभा की शक्तियाँ तुलनात्मक दृष्टि से सभी शक्ति सदनों में सर्वाधिक महान है। ब्लैकस्टोन ने कॉमन सभा की शक्तियों के बारे में ये कहा था कि वह प्रत्येक वो संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से करना असंभव न हो। इसी तरह से सिडनी लो ने भी उसके बारे में कहा कि कॉमन सभा संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा सभा है। इसकी तुलना में दुनिया की कोई दूसरी संस्था नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण क्या हैं? तो उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है कि कॉमन सभा आज संसद का पर्याय बन गई है। सम्राट और लॉर्ड सभा की शक्तियां नाम मात्र की हैं। संसद की शक्तियों का संपूर्ण धुरी और केंद्र कॉमन सभा है। दूसरा, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। और तीसरा, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो कॉमन सभा को ही है, क्योंकि ब्रिटेन में हम जानते हैं कि कोई भी लिखित संविधान नहीं है। इसलिए कॉमन सभा जो भी कानून बनाती है वह वास्तव में एक प्रकार से संविधान में संशोधन ही समझा जाता है और उस रूप में वो सामान्य कानून बना करके ही संविधान में संशोधन भी एक तरह से कर देती है। इस प्रकार कॉमन सभा की जो शक्तियां हैं वो अत्यंत महान हैं और ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली में कॉमन सभा ही वहाँ का सिरमौर बनी हुई है। धन्यवाद।